हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच चालू किया है, जिसमें हम आपको साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट को दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं। सारे के सारे चैप्टर्स को एक तरीके से दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ऑलरेडी हमने सब कुछ पहले से ही पढ़ा रखा है। आपको पता ही होगा, हमारे इस चैनल के ऊपर पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर, सभी के टाइप के वीडियोस प्रेजेंट है। कोई भी चैप्टर पढ़ना है, बस चैप्टर का नाम डालो, टॉपिक का नाम डालो, आगे बाय जे आर ट्यूटोरियल सर्च करोगे यूट्यूब पे जाके, सीधा हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे टॉप के रैंकिंग में। तो पिछले 4 साल से ये जर्नी हमने शुरू की है। एक ही उद्देश्य था लाइफ का। जब लॉकडाउन था, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था मेरे पास जॉब था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बच्चों के लिए किया जाए। एंड वो एक टाइम था जो डिजिटली रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद कहीं पढ़ नहीं पा रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन उनको उस तरीके का कंटेंट नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस जाना चाहते होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशू वो नहीं जा पा रहे होंगे। घर पे बैठ के पढ़ना चाह रहे होंगे, वो नहीं कर पा रहे। तो दैट्स वाई ये चैनल हमने क्रिएट किया, और ये पिछले 4 साल से इतना हमने मेहनत किया है कि 4000 से ज़्यादा वीडियो हमने रिकॉर्ड करके रखा। और ना सिर्फ ये जे आर ट्यूटोरियल्स, बल्कि जे आर कॉलेज 11वीं और 12वीं के लिए हमने बना दिया। छोटे बच्चे 1 से लेकर 5th तक के बच्चे के लिए जे आर जूनियर्स हमने बना दिया। आपके लिए करियर गाइडेंस, मोटिवेशन, पॉडकास्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने जे आर टॉक्स एंड स्किल्स नाम का एक चैनल बना दिया। तो कई सारी चीज़ें आपने इतना प्यार दिया, बस आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जितने भी वीडियोस होंगे उनको देखो, लेकिन अपने आगे दोस्तों को भी शेयर करते रहो, ताकि उनको भी पता चल सके। और जो हमारे हर छोटे छोटे गांव में बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, उन तक पहुंचने का जो लक्ष्य है, जो सपना है मेरा, जो रिवॉल्यूशन लाने का सपना है, वो जरूर से साकार हो सके। तो उसके लिए मुझे आप लोग की जरूरत है। तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल है, कि फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई वॉज नॉट वेल। आई वॉज हॉस्पिटलाइज। एक दिन के लिए मैं हॉस्पिटल में था। मेरा हार्ट बीट डबल हो चुका था। तो कोल्ड कफ अभी भी है, फीवर था, आ रहा है जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा हूँ। आपके लिए काम करना है, आपके लिए ये न्यू जो बैच हमने लॉन्च किया उसको कंप्लीट करना है। तो ये एक डेडिकेशन है अंदर, तो वो डेडिकेशन बस हम करते जा रहे हैं, आपके लिए काम करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्लेसिंग्स, दुआएं और प्यार देते रहना, बस इतना ही बोलना चाहूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो 9th स्टैंडर्ड में फिलहाल में न्यू बैच में हमारा ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्राइंगल, चल रहा था। इसका ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। आज 5वां लेक्चर है, जिसमें हम बहुत सारी और चीज़ें भी बात करेंगे कि क्या होता है ट्राइंगल्स के अंदर और प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के। और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 है, इसको हम लोग स्टडी करने वाले। आप अपना थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ा लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे बात करूंगा, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ज़्यादा जोर से बात करने में, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि फटाफट से आपको ये वीडियो बना के दे दूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है हमारा, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, इसको समझ लेंगे। जैसे कि बचपन में ही 7th 8th में ही आपने सीख लिया होगा कि कोई एक लाइन है, उसको सब बीच में से एग्जैक्टली बीचों बीच में से हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन होता है वो होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमने बचपन में 7th 8th में स्टडी किया था, पता होगा आप लोग को। तो उसी प्रकार का ये टॉपिक है जिसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ये बोलता क्या है, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों का मतलब सेम ही है, बस एक दूसरे का उल्टा है और कुछ नहीं। ध्यान से सुनना, ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ इसको खाली एज ए कंसेप्ट इसको आप सीख लो। बाकी जो प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल लाऊंगा तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, प्रैक्टिकल तौर पे समझ में आएगा। लेकिन पहले इसका मतलब समझ लो कि ये होगा क्या और इसका यूज कहाँ कहाँ होने वाला है। तो देखो, every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end point of the segment। मतलब मान लो कि कोई मेरे पास एक क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सेगमेंट है। तो कोई भी पॉइंट हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सेगमेंट का, वो इक्विडिस्टेंस होता है कहां से, एंड पॉइंट से। जैसे मान लो ये ए मेरा एंड पॉइंट है, ये बी मेरा एंड पॉइंट है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं ले लूं, ये एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है और उसमें से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बराबर। ये ए बी मेरा लाइन था, उसमें से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लूं, लेट सपोज मैंने पॉइंट पी ले लिया। जब मैंने पॉइंट पी ले लिया तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों के एंड पॉइंट पे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट से इक्वल आता है। यानी कि ये डिस्टेंस P से लेके A का जो होगा, P से लेके B तक का जो होगा, वो दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कभी भी अगर कोई लाइन दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी किसी का भी, तो वो क्या बन जाता है, उसका इक्वी डिस्टेंस बन जाता है। ऐसा ये वाला थ्योरम बोलता है, पार्ट 1 बोलता है। समझ में आया? तो कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखा गया, एक लाइन है, उसमें से बीच में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के
कहीं पे भी लाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट उस एंड पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ऐसा ये बोलता है। सेम उसी का पार्ट 2 क्या बोलता है, इसका उल्टा, उसका उल्टा ये बोलता है कि अगर एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट जैसे यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, वो अगर इक्वी डिस्टेंस है यानी पीए पीबी के बराबर है, पहले से ही पीए पीबी के बराबर रहेगा, मतलब कोई भी एक पॉइंट एक एंड पॉइंट से और दूसरे एंड पॉइंट से अगर वो बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यहां पे क्या बोला था कि लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। यहां पे बोल रहा है कि उसके जो एंड पॉइंट पे है वो ऑलरेडी इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी पीएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा एबी के साथ। समझ में आ गया, मतलब पीए पीबी के बराबर है, इसका मतलब पीएम जो होगा वो एबी का परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। उसी प्रकार का थ्योरम है हमारा एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम। देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, आपको बचपन में ही बताया था मैंने। एक एंगल होता है ऐसा, इसमें से बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये जो लाइन होता है इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब एक एंगल है मेरा जैसे पी क्यू आर, ये बड़ा वाला एंगल दिख रहा है एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर में से एक लाइन बीचों बीच मैंने ड्रॉ कर दिया, तो वो उसका एंगल बाइसेक्टर बन गया। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट है इस एंगल बाइसेक्टर पे, जैसे कि एस है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा याद रखना, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ए पॉइंट ले लिया, तो वो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लाइन जो है उस पर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, यानी ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर होगा। तो अगर क्यू एस मेरा बाइसेक्टर है, ये क्यू एस क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर का, और पॉइंट ए कोई भी एक पॉइंट है क्यू एस पे, और ये जो होगा वो ए बी से ए बी जो होगा इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा, ए सी जो है इस लाइन से परपेंडिकुलर अगर होगा, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये है पार्ट 1 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। सेम उसी का उल्टा कर दो, क्या उल्टा कर दो कि अगर कोई ए मेरा पॉइंट है और ऑलरेडी बोल रखा है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, और ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो लाइन होगा क्यू एस, ये क्या होगा, क्यू ए बोल लो, यहां से क्यू ए है ना, ये क्यू एस तो पूरा हो गया, ये क्यू ए जो होगा वो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका मतलब ये होगा कि एंगल जो बी क्यू ए जो होगा, यानी ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि एंगल बाइसेक्टर में पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर आपका कोई एंगल है, उसमें एंगल बाइसेक्टर का एक लाइन है, तो उस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है तो वो उससे इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है। और यहां पे है कि अगर कोई एक दिया हुआ है फिगर जिसमें एक पॉइंट उसके बीच के कोई भी दो साइड इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी ए बी और ए सी इक्वल है यहाँ पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बीच वाला लाइन है वो उसका एंगल बाइसेक्टर है, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसके एंगल आधे आधे होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस प्रकार से ये चीज है। अब इसका इस्तेमाल हम प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल में करेंगे, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, बट ये चीज आपके माइंड में रखो कि एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या, ठीक है। ओके, और एक और चीज बात कर लेते हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ द इनइक्वालिटीज ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसका मतलब क्या है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, मतलब कोई भी दो साइड, ठीक है, कोई भी दो साइड क्या है, अनइक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक साइड बड़ा है, दो साइड छोटा है, मतलब कोई भी हो सकता है ना, कोई भी ट्रायंगल में, तो इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन वापस से हम रिपीट कराएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से मैं आपको फिर से बताता हूँ वो चीज, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, मतलब कोई भी दो साइड है अनइक्वल है, मतलब ये वाला और ये वाला भी अनइक्वल है, एक सेकेंड, ये वाला साइड जो है अनइक्वल है, मतलब ये वाला साइड अनइक्वल है, ये वाला भी अनइक्वल है, ये वाला भी अनइक्वल है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि दो साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, मान लो कि इसमें सबसे जो बड़ा साइड रहेगा उसके अपोजिट में जो भी साइड रहेगा वो एंगल क्या रहेगा, देन एंगल इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। मतलब क्या रहेगा, ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड में जो एक्स जेड है, ये दिख रहा है, ये एक्स से लेके जेड, यानी ये पूरा का पूरा जो साइड है वो बड़ा रहेगा, किससे, एक्स वाई से बड़ा रहेगा, ये पूरा का साइड इससे बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, यानी ये वाला एंगल जो है एंगल एक्स वाई जेड, ये बड़ा रहेगा एंगल एक्स जेड वाई से, ठीक है, इससे बड़ा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी, समझ में आ गया। तो जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, कफिंग का काफी प्रॉब्लम है,
लेकिन आई मेक श्योर कि हम इसको कर दें, ठीक है। थोड़ा गर्म पानी मैंने कर रखा है, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी भी, आप लोग इसको देखो तब तक। समझ में आया? ओके, तो क्या बोलता है, कभी भी याद रखना कि जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल रहेगा, वो क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड। ग्रेटर साइड के एंगल अपोजिट में क्या है, इज ग्रेटर देन, मतलब ये वाला एंगल अपोजिट साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट में जो एंगल रहेगा ये बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू छोटे वाले। तो इससे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक्स वाई जेड यानी ये वाला एंगल इससे बड़ा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने देखा। अब इसी के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। तैयार हो जाओ और कुर्सी की पेटी एकदम टाइटली बांध लो, फटाफट से हम ये एग्जांपल्स को बच्चे सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बोर्ड के ऊपर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर। देखो ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, ये पॉइंट ए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट ए आपको दिख रहा है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। इस बाइसेक्टर के लाइन पे है एंगल एक्स वाई जेड के, ठीक है, दिख रहा है। एक्स ए एक्स का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। ए जेड निकालना है, बहुत सिंपल है। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखा एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी, क्या इसमें क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ये। तो ये वाला पहला वाला थियरम हो गया कि जिसमें हमको बोल रखा है, पहला वाला पार्ट एंगल बाइसेक्टर का भी पहला पार्ट बोल रखा है कि अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्वी डिस्टेंस हो जाता है। तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा पहला कंडीशन है कि सबसे पहले इन्होंने दे रखा है गिवन, दैट इज ए एक्स का जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है, ये ऐसा हम लोग को दे के रखा है, इट इज गिवन हियर, ठीक है। ये चीज हम लोग को क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, ठीक है। अब एक और चीज बोल रखा है कि पॉइंट ए जो है ये कहां आ रहा है, बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर, एंगल एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर पे ही आ रहा है, मतलब ये एक्स सेकेंड, ये एक्स वाई जेड इसी के बाइसेक्टर पे ही पॉइंट ए आ रहा है, करेक्ट है। तो ये हमने लिख दिया कि पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये भी दिया हुआ है। अब पॉइंट ए जो है देख रहे हो, तो पॉइंट ए जो है ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ा। तो पॉइंट ए जो है इक्वी डिस्टेंस पे होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंट। क्या लिखेंगे हम लोग कि जो पॉइंट ए है मेरा वो क्या है दोस्तों, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये जो एंगल है मेरा एक्स वाई जेड के जो भी साइड है एक्स वाई और एक्स जेड से दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है, अभी अभी मैं वापस से बैक लेके चलता हूं आपको और वो थ्योरम फिर से याद दिलाता हूं। ये देखो ये थ्योरम हमने पढ़ाया, ये थ्योरम क्या बोलता था कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल। यही होता है ना कि कोई भी अगर एक बीच में से लाइन जा रही है उस पर कोई भी पॉइंट होता है तो वो उससे इक्वी डिस्टेंस पे होता है, यानी ए बी ए सी के बराबर होता है। तो ये रीजन लिख सकते हो कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये लिखोगे क्या लिखोगे, रीजन एवरी पॉइंट लिखो, every point on the bisector of an angle every point of the bisector of an angle is equidistant from side of an angle, ठीक है, is equidistance from the side of angle। ये हम लोग का थ्योरम हमने लिख दिया, ये हमने थ्योरम लिख दिया। कहां से आया, वही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट उठा के लिख दिया और कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है। तो आप याद कर लेना बस कि उसका थ्योरम क्या था, वो लिख दिया। तो इससे एक चीज पता चल गया कि पॉइंट ए जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एक्स वाई जेड होगा। तो इसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ए एक्स जो होगा, या फिर ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो सेगमेंट जो मेरा ए एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, सेगमेंट के बराबर होगा, ए एक्स किसके बराबर होगा, ए जेड के बराबर होगा। तो सेगमेंट ए एक्स इज इक्वल टू सेगमेंट ए जेड। तो सेगमेंट ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड हो गया, ए एक्स का वैल्यू 2 है तो देयरफॉर हमें सेगमेंट ए जेड का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो कि हो जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। और यही चीज तो हमें निकालना था, आपको पूछा क्या था, फाइंड द ए जेड, तो हमने ए जेड निकाल दिया जो कि आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट जो हमने अभी थ्योरम्स इतने सारे पढ़े, चाहे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, ये जो चीजें हमने पढ़े हैं बस वही इंप्लीमेंट करना है, उसका ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं।
अपने आप आंसर आ गया। तो ऑब्वियसली ये एजेड एक्स का जो वैल्यू 2 था वैसे ही एजेड का वैल्यू भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली 2, बिकॉज जो सेम पॉइंट से आ रहे हैं तो इक्वी डिस्टेंस पे होता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा सा समझो ध्यान से। क्या बोल रहा है, सेगमेंट यहां पे दिया हुआ है बहुत सारे, देखो क्लियरली बोल रखा है कि एक फिगर है जिसमें एंगल आर एस टी 56 डिग्री है। आर एस टी किधर दिख रहा है, दिस इज आर, दिस इज एस टी, मतलब ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये उन्होंने 56 डिग्री ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। पीटी परपेंडिकुलर है एसटी से, तो ये पीटी परपेंडिकुलर एसटी से ये तो दिख ही रहा है हम लोग को। उसके बाद पीआर परपेंडिकुलर है एसआर से, ठीक है, ये भी दिख रहा है हम लोग को। पीआर कॉन्ग्रुएंट है पीटी से। तो एक चीज लिख सकते हो आप कि सेगमेंट पीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू, पीआर जो है ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पीटी से। देखो ये पी आर कॉन्ग्रुएंट है पीटी से, मतलब यहां पे कौन सा वाला लग रहा है, ये आपका कौन सा लग रहा है बताओ, अगेन एंगल बाइसेक्टर लग रहा है, और इसमें पीटी और पीआर इन्होंने बोल रखा है कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। साथ ही में वो भी लिख सकते हो कि एंगल आर एस टी का जो वैल्यू है वो भी 56 डिग्री है, ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर एस पी, तो आर एस पी किधर दिख रहा है, दिस इज आर एस और ये पी, मतलब ये छोटा वाला एंगल, ये जो है ना इस एंगल का छोटा वाला एंगल हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहा है, और स्टेट द रीजन, रीजन भी पूछा है। तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ इसमें हार्ड चीज नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज जो दिया हुआ है दैट इज सेगमेंट पीआर जो है पीटी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे यहां पे क्लियर कट पता है कि पॉइंट पी जो है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, पॉइंट पी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल है, ये एंगल टीएसआर बोल लो, टीएसआरटी, जो आपको नाम देना है आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो टीएसआर से लाई कर रहा है टीएसआर, तो एंगल टीएसआर के किस पे लाई कर रहा है, वो बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट पी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ टीएसआर, ठीक है, ये होता है पॉइंट पी लाइज ऑन द एंगल टीएसआर। और अगर ऐसा होता है कि कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे दिया हुआ है, देखो हमने थ्योरम पढ़ाया था पार्ट 2 कौन सा, एंगल बाइसेक्टर का, फिर से मैं थ्योरम पे इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको मैं बता भी सकूं कि एक्चुअली आ कैसे रहा है। तो हमने पढ़ा जब क्वेश्चन में ही बोल रखा रहेगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, जैसे इसमें दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्यू ए मेरा बाइसेक्टर है पीआर का, मतलब ये एंगल का। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जो है वो क्या होगा कि एंगल बी क्यू ए जो होगा, यहाँ पे बी क्यू ए जो होगा और सी क्यू ए, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी वही चीज होने वाला है, इसके अंदर भी वही चीज होने वाला है कि जब हमने बता दिया कि पॉइंट पी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल टीएसआर, और वो भी क्यों आया, क्योंकि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल, रीजन लिख सकते हो आप लोग, क्या लिखोगे रीजन, वही थ्योरम लिख दो, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, ये लिखना जरूरी है बच्चा, क्योंकि क्या होता है ना एग्जामिनर जो होता है वो मार्क्स कट कर लेता है और आपको पूछता है कि रीजन क्यों नहीं लिखा तुमने, तो रीजन हम लिख रहे हैं। तो वो जो थ्योरम था उसका बस डेफिनेशन लिख दो, तो एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल, फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल, साइड ऑफ एन एंगल क्या होता है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है। ये चीज है जो हमने आपको पढ़ाया कि कभी भी कोई डायग्राम में जब ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि ये P से लेके T तक का डिस्टेंस और P से लेके R तक का डिस्टेंस अगर सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो P है ये इस परपेंडिकुलर, इस बाइसेक्टर के लाइन पे लाई करता है, और अगर ऐसा लाई करता है तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा TSP और PSR या फिर TSP या फिर RSP, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं बच्चा, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल रे एसपी इज द, हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रे है मेरा, ये एस से लेके पी क्या है, रे एसपी क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर हो जाएगा, देयरफॉर रे एसपी इज बाइसेक्टर ऑफ ये जो एंगल है जिसका नाम है टीएसआर, वो हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन ये है कि देयरफॉर एंगल जो होगा ये टीएसपी, छोटा वाला एंगल टीएसपी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल किससे, आरएसपी से, एंगल आरएसपी। तो एंगल टीएसपी आपको पता है क्या, देखो टीएसपी पता है क्या, देखो कहीं पे दिया हुआ है एंगल टीएसपी, नहीं दिया हुआ है। एंगल आरएसटी दिया हुआ है, तो आरएसटी मतलब ये पूरा एंगल हम लोग को पता है 56 है, तो जब कोई बाइसेक्ट होता है तो पहली बात वो उसका आधा हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि एंगल आरएसपी जो है वो क्या है,
एंगल आरएसपी जो है पूरा आपको दिया हुआ है, तो हमको आरएसपी निकालना है ना, हमको तो आरएसपी निकालना है। लेकिन ये टीएसपी और ये आरएसपी, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। बट यहां पे क्वेश्चन में बोल रखा है वी नो, देखो यहां पे ध्यान से, वी नो एंगल आर एस टी जो है वो 56 डिग्री है। ठीक है, एंगल आर एस टी जो है, आर टी एस, आर एस टी है ना, आर एस टी नाम है, आर एस टी जो है, एक सेकेंड, एंगल आर एस टी जो है 56 डिग्री है। तो मुझे बताओ हमको तो निकालना क्या है, हमको तो आर एस पी से मतलब है। तो आर एस पी हो टी एस पी हो, ये दोनों क्या है, इसके आधे है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों उसके आधे आधे एंगल है। अगर मैं इसकी बात बोलूं, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना, ये मैं बात करूं टी एस पी मतलब ये वाला एंगल, और मैं बात करूं आर एस पी यानी आर एस पी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इस पूरे एंगल के आधे। तो मुझे क्या बोल सकता हूं मैं कि दैट इज एंगल टी एस पी की बात कर लूं, चाहे मैं एंगल आर एस पी की बात कर लूं, ये दोनों क्या है, ये है हाफ ऑफ द टोटल एंगल जो कि है आर एस टी। आर एस टी और आर एस टी का वैल्यू हम जानते हैं 50, तो एंगल टी एस पी की बात बोल लो या फिर एंगल आर एस पी की बात कर लो, ये हाफ हो जाएंगे किसके, आर एस टी के, और आर एस टी है 56 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 56 यानी 28 डिग्री। तो इन शॉर्ट जो हमें निकालना है, हमें जो आंसर चाहिए किसका चाहिए, सिर्फ एंगल आर एस पी का ही चाहिए था। तो एंगल, देयरफॉर एंगल आर एस पी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 28 डिग्री, और यही चीज हमें पूछा था, निकाल दिया। वैसे दोनों का एंगल ही सेम आया, आर एस पी हो चाहे टी एस पी हो, दोनों का एंगल सेम ही आया जो कि 28 डिग्री आया। तो कितना आसानी से हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है बच्चे, ये आप खुद देख पा रहे होंगे, बहुत इजी होता है, मतलब बस आपका दिमाग लगना चाहिए। देखो अगेन मैं बोलना चाहता हूं, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर का हो चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही फंडा लग रहा है। ठीक है, बस आपके दिमाग में वो फॉर्मूला होना चाहिए जो मैंने स्टेटमेंट लिखा के दिया, और वो स्टेटमेंट है तो क्यों आ रहा है, तो वो लिखना अगर आपको आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल PQ 10 है, QR 12 है, PR 8 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को इमेजिनेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम है ट्राइंगल PQR। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल PQR अपने अंदाज से बना लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं PQ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर। तो इसका नाम मैं रख लेता हूं PQR। QR का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। मैंने ये अंदाजे से बना लिया। ठीक है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ताकि हमको समझ में आ सके। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। मतलब हमें इन शॉर्ट क्या करना है, सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल निकालना है। बहुत ईजी है, मैंने आपको एक फंडा पढ़ाया था प्रॉपर्टी वाला, जिसमें हमने देखा था कि जो सबसे बड़ा साइड रहता है उसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे छोटा साइड होता है उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होता है। तो बहुत ईजी है निकालना। तो कैसे निकालोगे, तो हम लोग को पता है यहां पे कि इन ट्राइंगल PQR, ऐसा लिख सकते हो आप, इन ट्राइंगल PQR, PQ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और PR का जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर। ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में ही दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस हम लोग को पता है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा साइड कौन सा है, 12 बड़ा है, उससे छोटा क्या है 10, और उससे भी छोटा क्या है 8। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो QR वाला साइड है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कि जो मेरा QR वाला साइड है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मेरा PQ वाला साइड सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद जाके मेरा ये PR वाला साइड होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको इससे पता चल गया। तो इससे मैं क्लियर कट क्या बोल सकता हूं, इससे मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा एंगल होगा इसी के अनुसार बच्चा मैं एक चीज क्या बोल सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, इसी के अनुसार मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर ये QR PQ से बड़ा है तो QR किधर है, ये वाला QR, और QR के अपोजिट में साइड कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल का नाम क्या है, एंगल QPR। ये एंगल का नाम क्या है, QPR। ये एंगल P है, बराबर। तो QPR जो होगा, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एंगल QPR जो होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। उसके बाद आता है PQ। तो PQ किधर है, ये PQ का साइड है, और ये PQ के साइड के अपोजिट में एंगल कौन सा है, R, यानी PRQ। तो इसके बाद ये वाला एंगल होगा एंगल PRQ, और उससे भी छोटा जो होगा वो होगा PR के अपोजिट वाला एंगल। तो PR किधर है, PR ये रहा, और उसके अपोजिट में एंगल है ये, यानी PQR। तो ये होगा एंगल PQR। तो इसके अनुसार क्या पता चला, इसके अनुसार पता ये चला कि द बिगेस्ट एंगल जो हमें पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है ना, बिगेस्ट मत लिखो, ग्रेटेस्ट जो लिखा है वो पूछो। देयरफॉर जो ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल QPR होगा। ठीक है, एंगल QPR होगा, और जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा
स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, सबसे छोटा, जो कि एंगल PQR होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने ग्रेटेस्ट एंगल भी निकाल दिया और स्मॉलेस्ट एंगल भी निकाल दिया। तो ऐसा ही करना है। देखो कुछ इसमें रॉकेट साइंस था क्या, नहीं था। तो QPR इज द ग्रेटेस्ट एंगल और PQR इज द स्मॉलेस्ट एंगल। कितना इजी था यार, खुद ही बताओ आप लोग कॉमेंट करके, है कि नहीं बच्चा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आसानी से आ जाता है। बस दिमाग में कंसेप्ट रखना, बड़े वाले सबसे बड़ा जो साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल सबसे बड़ा एंगल, सबसे छोटा साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो सबसे छोटा एंगल, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का। देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है FAN। तो ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप करना है कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो FAN नाम का एक ट्राइंगल है, कर दूं ड्रॉ? चलो आपके हिसाब से मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मुझे पता नहीं है कि ये कैसा बनने वाला है, लेकिन मैं ड्रॉ कर लेता हूं FAN। इसमें आपको बोल रहा है F का वैल्यू जो है वो 80 डिग्री है, ठीक है। आपको बोल रहा है A का वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब दो ही साइड दिया हुआ है, ठीक है, दो ही साइड दिया हुआ है और आपको पूछा है फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड। सबसे बड़ा साइड निकालना है, सबसे छोटा साइड निकालना है। तो लॉजिक तो क्लियर है कि सबसे बड़ा साइड वही होगा जो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में होगा, उल्टा उसका। सबसे बड़े साइड के अपोजिट में सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में सबसे बड़ा साइड। लेकिन हमें तो दो ही साइड पता है, तीसरा साइड कैसे निकाले। तो हम लोग को पता है एक चीज कि तीनों एंगल, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो प्लस करके 180 आता है, वी नो दैट, ठीक है। सॉरी मैं पानी पी लेता हूं तब तक। ओके माफ करना बच्चा, आई एम सफरिंग फ्रॉम सो बैड कंडीशन ऑफ थ्रोट। ओके चलो सॉरी। तो सबसे पहले वी नो दैट, हम लोग लिखेंगे वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तीनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो मेरे पास एंगल F ले लूं प्लस एंगल A ले लूं प्लस एंगल N ले लूं, इन तीनों को मिला के 180 आएगा। एंगल F का वैल्यू मैं जानता हूं 80 है, प्लस एंगल A का वैल्यू 40 है, एंगल N मुझे पता नहीं है तो मैं निकाल सकता हूं। तो देयरफॉर एंगल N विल बी इक्वल टू व्हाट, 80 प्लस 40 इज 120 और ये 180 से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 60। तो देयरफॉर एंगल N का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। एंगल N निकाल दिया, मतलब ये वाला वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं हमारा जो भी ग्रेटेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड जो हमें पूछा था वो हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस सबसे बड़ा एंगल, ठीक है, 80 है यहाँ पे, ठीक है, उससे छोटा एंगल है 60 और उससे छोटा एंगल है 40, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 80 कौन सा एंगल है, एंगल F है, एंगल F सबसे बड़ा, उसके बाद एंगल N सबसे बड़ा और उसके बाद एंगल A सबसे छोटा, ठीक है। ये हम लोग को पता चल गया। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब हमें एंगल्स पता चल गया कि कौन सा एंगल क्या है, तो इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि एंगल F के अपोजिट में क्या है, एंगल F के अपोजिट में साइड है AN, यानी मेरा जो सेगमेंट AN होगा, सेगमेंट जो AN होगा ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद है एंगल N, एंगल N के अपोजिट में कौन सा है, AF या फिर FA, जो भी बोलना है बोल लो। तो AF बोलता हूं मैं, तो AF उससे बड़ा और उससे भी छोटा कौन सा होगा, एंगल A का अपोजिट। तो एंगल A का अपोजिट है ये वाला साइड जो कि है FN, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो गया, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बिगेस्ट साइड निकालना है ना, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट। देखो बार बार मैं बिगेस्ट लिख रहा हूं, आप ग्रेटेस्ट लिखना। सबसे पहले हम लोग को निकालना है ग्रेटेस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट साइड क्या हो जाएगा, सेगमेंट AN जो है ये AN सबसे बड़ा साइड हो गया, और स्मॉलेस्ट साइड जो हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा साइड है, देख पा रहे हो, सबसे छोटा ये है FN, सेगमेंट FN। यही चीज हमें कैलकुलेट करने बोल रहा था। तो सेगमेंट AN इज द ग्रेटेस्ट साइड एंड सेगमेंट FN इज द स्मॉलेस्ट साइड। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी होता है बच्चा, बहुत ज्यादा इजी। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, चलते हैं, और भी एक दो क्वेश्चन है लास्ट के, फटाफट से कर लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस से। चलो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए इक्वी एंगुलर। मतलब कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। सबसे पहली बात तो आप एक चीज समझते होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके तीनों के तीनों साइड का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके तीनों के तीनों साइड सेम होंगे, मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें जो ट्राइंगल होगा
जो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि जो एबीसी हमने नाम रखा है, इसके तीनों के तीनों क्या साइड जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर ये तीनों के तीनों साइड सेम होंगे तो मुझे एक बात बताओ, इसके अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे को कुछ तो कनेक्ट करेंगे ना। जैसे हमको एक चीज तो फंडा पता है, तो मैं यहां पे क्या ले सकता हूं, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली मैं ये ले सकता हूं कि जो मेरा एंगल होगा वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं बच्चा? चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रूफ मान के चलते हैं। क्या कि ये दोनों जो है क्या है, चलो हम लोग सबसे पहले लेते हैं एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। हाँ, और एक और चीज है, ये जो क्वेश्चन हमें पूछा है कि इक्वी एंगुलर जो हमें प्रूफ करके दिखाना है, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है ना। हमें प्रूफ क्या करना है वो तो लिखना जरूरी है। तो टू प्रूफ क्या हमें प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि जो एंगल होगा, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों भी तीनों भी एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, ये हम लोग को एक्चुअल में प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमें ये चीज प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें एक चीज तो पता है कि अगर ये ट्राइंगल की जब मैं बात करता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो ये ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो जो सेगमेंट्स है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो सेगमेंट मेरा ये ए बी जो होगा वो बी सी से कॉन्ग्रुएंट होगा, या फिर ए बी ए सी से कॉन्ग्रुएंट होगा, बी सी ए सी, मतलब तीनों के तीनों सेगमेंट एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं एक एक करके लेता हूं, मतलब दो दो करके लेता हूं। तो सेगमेंट ए बी और बी सी लेता हूं सबसे पहले। तो सेगमेंट अगर मैं ए बी ले लूं, ध्यान से देखना इस चीज को थोड़ा समझना। सेगमेंट ए बी ले रहा हूं, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, सेगमेंट बी सी से, मतलब ये वाला सेगमेंट ए बी सेगमेंट बी सी से कॉन्ग्रुएंट होगा। सेगमेंट ए बी के अपोजिट में जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल सी, मतलब इसमें एंगल सी ले सकता हूं। तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेगमेंट बीसी क्या है, सेगमेंट बीसी के अपोजिट में जो एंगल है वो है एंगल ए। ये आपको फंडा तो पता ही है, साइड के अपोजिट का जो एंगल होता है वो बन जाता है। तो इसका मतलब एंगल सी मेरा एंगल ए को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये क्यों आया, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम की वजह से ये चीज आया। सेम बाकी के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं, एक एक करके करता हूं मैं। सेम ए बी बी सी से लिया, अब बी सी और ए सी ले लेता हूं। ठीक है, बी सी और ए सी ले लेता हूं। तो सेगमेंट बी सी ले रहा हूं कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। ठीक है, सेगमेंट बी सी लिया और ए बी बी सी लिया, अब बी सी ए सी लेता हूं। तो बी सी के अपोजिट में देखो, बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, सेगमेंट ए सी के अपोजिट में एंगल जो कि है एंगल बी। ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसको मैं इसको आप नाम दे दो, चाहिए तो ऐसा इक्वेशन नंबर 1 2 जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और ये भी क्यों आया, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के आधार पे आया कि भाई कोई भी दो, हमने पढ़ा है ना, ये दो कोई भी सेम होते हैं तो उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, ये हो गया। अब एक और चीज बच गया, ए बी बी सी ले लिया, बी सी ए सी ले लिया। अब एक और चीज बच रहा है, क्या बताओ क्या बच रहा है, ए बी और ए सी बच रहा है। देखो ये और ये ले लिया, ये और ये ले लिया, अब ये और ये बच रहा है, मतलब ए बी और ए सी ले लेता हूं। तो सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट ए सी से। तो इसका मतलब ए बी के अपोजिट में एंगल जो है एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी से। ठीक है, इसके अपोजिट में है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3, और ये भी क्यों आया, बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये चीज आ गया। अगर आप तीनों के तीनों देखो, एंगल इक्वेशन नंबर 1 देखो, सी ए से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वो ए बी से कॉन्ग्रुएंट है। तो तीनों के तीनों अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, कि ये तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, तो सी ए से कॉन्ग्रुएंट है और ए बी से कॉन्ग्रुएंट है और बी सी से कॉन्ग्रुएंट है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 ऑल द एंगल्स, यानी एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। और यही चीज हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, देयरफॉर all angles in a equilateral triangle are equiangular। का मतलब ये होता है कि ये तीनों एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इस प्रकार से हमने ये चीज करके दिखा दिया। लास्ट में एक फेवरेट डायलॉग है मेरा, जो कि होता है हेंस प्रूव्ड। हमने ये चीज प्रूव करके दिखा दिया कि भैया कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वी एंगुलर होंगे। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है? तो कितना इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस, जो आप खुद देख पा रहे हो।
बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके हमने दिखा दिया। वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कभी कभी हार्ड बनाता है ना क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस आपको दिमाग क्लियर रखना है कि क्या है क्या नहीं है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा पानी ब्रेक। दिस इज हॉट वाटर गले के लिए। हालत खराब हो गई है दोस्तों मेरी। चलो आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी एंड एबीसी इज परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी। अब इसमें डायग्राम तो आपको नजर नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक अपने मन से जो है वो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। तो क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ बीएसी एंड एबीसी। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल बीएसी। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमने बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी है, मतलब हम लोग को ट्राइंगल कौन सा लेना है, एबीसी लेना है। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल ले लेता हूं जिसका नाम है ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चा, एबीसी। तो मैं ले लिया ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी। मैं बोल रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी का बाइसेक्टर है, तो बीएसी की तरह ये बी है, ये ए है, सी है, मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा होगा। तो बाइसेक्ट हो रहा है तो मैं एक लाइन खींच दूंगा यहां से। ठीक है, एक लाइन ले लेता हूं, या फिर ये वाला लाइन ले लेता हूं और यहां से एक बाइसेक्ट का लाइन खींच देता हूं, या फिर नॉर्मल सा लाइन भी ले लोगे तो भी ऐसा, मतलब ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, ये हमने बना लिया, एक रफली बना लिया है मैंने हाथ से ही। ठीक है, समझ लेना ये एंगल बाइसेक्टर है। जैसे एंगल बाइसेक्टर हो रहा है तो ये बीएसी जो है क्लियरली क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो जब बाइसेक्ट हो रहा होगा तो एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, अब इससे क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट करना, हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्टर जो होगा एंगल बीएसी का, मतलब ये जो बाइसेक्टर वाला लाइन है ये परपेंडिकुलर है साइड बीसी से, मतलब ये हम लोग को परपेंडिकुलर है ऐसा प्रूव करके दिखाना है। ये जो है ना ऐसा परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करके दिखाना है। इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका नाम ले लो, लेट सपोज इसका नाम मैं ले लेता हूं एम पॉइंट, इसका नाम मैं ले लेता हूं एम पॉइंट। तो इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो मेरा एम वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बीसी के साथ। ठीक है, यानी एम जो है बीसी से परपेंडिकुलर है। करेक्ट है, तो चलो प्रूफ करते हैं। तो हम लोग जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उसके अंदर एबीडी और एसीडी वो ले लेते हैं। ठीक है, एबीएम और, तो हम लोग ले लेंगे इन ट्राइंगल एबीएम, एबीएम एंड ट्राइंगल एबीएम ले लिया और एसीएम भी ले लेता हूं, एंड ट्राइंगल एसीएम। तो एबीएम ये वाला ट्राइंगल, एसीएम ये वाला ट्राइंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल हमने अलग अलग तौर पे ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे बीएएम और सीएएम दिख रहा है आपको, ये बीएएम और सीएएम, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि जो हमारा एएम है वो बाइसेक्टर है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एंगल बीएएम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीएएम। और क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि भाई रीजन हमारा ये बोलता है कि एएम तो मेरा बाइसेक्टर है, ऐसा क्लियरली बोल रखा है। तो देयरफॉर एएम इज, सिंस एएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या है एंगल का नाम, बीएसी। ठीक है ना, एंगल बीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये बीएसी को अगर एक लाइन बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बीएएम और सीएएम एक दूसरे को क्या है बच्चा, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये एडी बाइसेक्टर है, बराबर, एडी जो है बाइसेक्टर है ना, एएम सॉरी, एएम बाइसेक्टर है। अब इसमें इससे एक चीज पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल में अगर आप एक और चीज देखोगे तो दोनों के दोनों में एक कॉमन साइड भी आता है। तो सेगमेंट एएम जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट एएम के साथ इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन साइड है। ये क्या है, दोनों के दोनों कॉमन साइड है। तो हम लोग को एक चीज क्या पता चल गया, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, दूसरा ये बीच का जो साइड है ये साइड भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, और एक और जो एंगल है हमारा एंगल एएम बी और एएम सी, देखो एएम बी यानी ये वाला एंगल और एएमसी यानी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि एंगल एएमबी यानी ये वाला एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एएमसी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री।
और अगर आप ध्यान से देखोगे जो हमने इसके पहले के टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, एक ये एंगल और एक ये साइड और ये एक और एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है, देयरफॉर, ऐसा आप लिखो, देयरफॉर, देखो ध्यान से, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ये जो ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी एम, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल जिसका नाम है ए सी एम, ट्राइंगल ए सी एम। कौन से टेस्ट से, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। और कभी भी ऐसा होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। लेकिन हम लोग को पूछा क्या था, वापस से ध्यान दो, हमें ये पूछा था कि प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर साइड ऑफ BAC देन ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें प्रूफ ये करना है कि ABC जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये जो साइड होगा AB और ये जो साइड होगा AC वो भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर सेगमेंट AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। सेगमेंट AB मेरा सेगमेंट AC से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और एक बार हमने बता दिया कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दो साइड सेम है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो ट्राइंगल होगा जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, जिसका नाम है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। स्पेलिंग क्या होता है आइसोसेलेस का, चेक कर लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। हेंस प्रूफ, यही चीज हमें प्रूफ करके दिखाना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, प्रूफ करके दिखाओ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए कोई भी दो साइड का सेम होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जिसके हेल्प से हमें ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट मिल गया बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। और फिर हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब वो मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, कितना ईजी होता है इसे एग्जाम्पल। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। बहुत बड़ा लेक्चर बन रहा है कि नहीं, काफी बड़ा लेक्चर हो गया ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो काफी बड़ा हो गया, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसमें देखो एक फिगर है जिसमें बोल रहा है कि सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट है PQ से, PR एंड PQ कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है डायग्राम में भी दिख रहा है। शो करना है PS इज बड़ा देन PQ, P से लेके S जो है ये वाला साइड जो है ये बड़ा है PQ से। तो हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो वही प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करने वाले हम लोग, कुछ नहीं, बाकी और कुछ सिंपल की बात नहीं है। तो इसमें आप देखोगे तो ट्राइंगल PQR अगर मैं ले लूं, इन ट्राइंगल PQR, ये बड़ा पूरा ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो इन ट्राइंगल PQR जो बीच का ट्राइंगल है, PR जो है मेरा PQ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सेगमेंट PR जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट PQ से। देखो PQ एंड PR एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग को दिया हुआ है, आप ऐसा लिख सकते हो, इट इज गिवन हियर, ये हम लोग को चीजें दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा PR PQ के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मेरा जो ट्राइंगल होगा PQR, ये जो ट्राइंगल होगा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। सेगमेंट PR PQ के कॉन्ग्रुएंट है, PR PQ के कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो ट्राइंगल है मेरा PQR ये क्या हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमने बता दिया कि देयरफॉर ट्राइंगल PQR जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो PQR और PRQ एंगल जो होगा ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो PQR यानी ये वाला एंगल और PRQ ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देयरफॉर एंगल PQR will be congruent to angle PRQ because of the isosceles triangle theorem, ठीक है। ये हो गया। अब इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में यूज होने वाला है। ट्राइंगल PQR एंगल PRQ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखोगे तो जो PRQ है ये क्या है, PRQ देखो PRQ क्या है, PRQ जो है ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, ये इस ट्राइंगल का, देखो इसमें जो हमें पूछा है क्वेश्चन PS ग्रेटर देन PQ हमें जो पूछा है, तो PRQ जो है एक्सटीरियर एंगल है PRS के लिए, ठीक है। PRQ ये वाला एंगल PRS के लिए ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बराबर, बाहर का एंगल हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिखूंगा कि एंगल PRQ इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ PRS, इज एक्सटीरियर एंगल फॉर
PRS, तो PRS के लिए क्या है, PRQ जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल PRS, ठीक है ना। PRS के लिए ऑफ ट्राइंगल PRS के लिए वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा PRQ जो होगा वो PSR से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर PRQ देखो, ये PRQ जो होगा वो किससे बड़ा होगा, PSR से, मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल PSR से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल आप लिख सकते। तो PRQ जो होगा, देखो वापस से इसको मिटाते हैं हम लोग, देखो यहां पे ध्यान से, तो ये PRQ यानी ये वाला एंगल, ठीक है, देख पा रहे हो, ये वाला एंगल PRQ किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है। तो एक चीज तो पता चल गया कि PRQ इज ग्रेटर देन PSR, ये हम लोग को पता चल गया, ओके। अब वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर, ठीक है, तो PQR जो है वो भी PSR से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, तो जब ये वाला इससे बड़ा है तो ये वाला भी इससे बड़ा हो जाएगा। तो एक और चीज लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर PRQ जैसे बड़ा है वैसे PQR भी बड़ा हो जाएगा। तो PQR इज ऑलवेज, ऑब्वियसली, मतलब एंगल लिख लो, यहाँ पे एंगल नहीं लिखा मैंने, तो एंगल PQR इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल PSR, भी बड़ा होगा, ये भी हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया। तो PRQ भी PSR से बड़ा है और PQR भी PSR से बड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों के दोनों को मैं कंपेयर कर लूं, दोनों को मैं कंपेयर कर लूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, 2 नाम दे दो और इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। तो इन सभी को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इससे मेरे को एक चीज क्लियर कट का क्या पता चल रहा है, इससे मुझे क्लियर कट ये पता चल रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर हम लेते हैं तो यहां पे Q जो होगा वो S से बड़ा होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये जो Q होगा वो S से बड़ा होगा, तो एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, ठीक है। इसको आप कुछ नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो। तो एंगल Q मेरा S से बड़ा है, ठीक है, तो एंगल Q मेरा S से बड़ा है, तो मेरा PS जो होगा वो भी PQ से बड़ा होगा, ठीक है। एंगल Q के अपोजिट में क्या है, PS है, तो इसके अपोजिट में साइड है PS, बड़ा होगा किससे, किससे, एंगल S के अपोजिट में जो कि है PQ, तो PS PQ से बड़ा होगा, ठीक है, साइड अपोजिट वाला। तो PS PQ से बड़ा है, तो यही चीज तो हमें करना था। तो सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ लिख देना और लिख देना हेंस, ये चीज हमें प्रूव करके, कितना आसानी से कर दिया। क्रिटिकल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं, बाकी सब चीजें आराम से आ जाती है, ठीक है। चलते हैं हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, यहां पे बोल रहा है एक फिगर है जिसमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, सेगमेंट AD दिया हुआ है, सेगमेंट BE दिया हुआ है। तो सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर, BE इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, AE और BD बराबर है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेगमेंट जो AE है वो बराबर है सेगमेंट BD के, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल रखा है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है AD और BE बराबर है, तो AD ये वाला, ये दिख रहा है, ये लाइन AD और ये BE लाइन, ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हम ट्राइंगल ले ले तो ADB ट्राइंगल और BEA ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहा है, तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BEA, ये दो ट्राइंगल जो है वो हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, ADB छोटा वाला इस तरफ वाला ट्राइंगल और दूसरा ये BEA ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल को हमने ले लिया। तो इन ट्राइंगल ADB एंड BEA, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखोगे, ध्यान से देखना, तो इसमें BD और AE क्या है, देखो BD और AE, BD जो AE है वो पहले से ही दे रखा है इन्होंने, ध्यान देना, सेगमेंट AE बोल लो ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट BD के, ये ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, ये गिवन है आपके लिए। तो ये पहला कंडीशन इन्होंने दे दिया, मतलब एक स्टेटमेंट हमें मिल गया कि एक जो है वो हमारा ये है, ठीक है। दूसरा चीज यहां पे दे रखा है इन्होंने कि जो ADB और BEA है, देखो ये वाला एंगल ADB और BEA ये दोनों के दोनों 90 है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEA। क्यों दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज बोथ क्या है 90 डिग्री है। तो एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, बस एक और साइड की जरूरत है, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे
इन दोनों में देखना, किसमें, एडीबी में और बीईए में, दोनों के दोनों में एक साइड कॉमन है, कौन सा बताओ, एबी वाला साइड। ये जो एबी का साइड है वो कॉमन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो एबी है, सेगमेंट एबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट, देखो ए डी बी में भी ए बी आ रहा है और सेगमेंट बी ई ए में भी ए बी आ रहा है, मतलब ए बी आ रहा है बी ए आ रहा है, बात एक ही है। तो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हमने लिया, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो दोनों ट्राइंगल जो हमने लिया, ट्राइंगल ए डी बी, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसके साथ, हमारा ट्राइंगल बी ई ए के साथ। वो भी कौन से टेस्ट से हो जाएगा, इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय ये साइड, ये एंगल और ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। और अगर ऐसा होता है तो दोनों के ट्राइंगल के जो भी साइड्स होते हैं, जो भी एंगल्स होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट। तो हमें पूछा क्या है, हमें प्रूव करना है एडी और बी कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट कौन सा, ए से लेके बी, ये वाला, सॉरी एडी है ना, माफ करना, इसको मिटाओ। अब क्या बोल सकते हैं, क्या है, सेगमेंट एडी, मतलब ये वाला सेगमेंट, तो देयरफॉर सेगमेंट एडी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू किससे, सेगमेंट बीई से, मतलब ये वाले से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेगमेंट क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कि ये है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस तरीके से हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो सेगमेंट ईडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको इसको सॉल्व करना है बच्चा, और ये कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। देखो ये इजी होते हैं लेकिन इट नीड सम प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होता है और ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है। बस एक मात्र छोटा सा प्रैक्टिस सेट रह गया इस चैप्टर का, वो भी अगले लेक्चर में फटाफट लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो रहा होगा वॉइस या फिर बीच बीच में पानी पी रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए डेली आके मेहनत कर रहे हैं और डेली आके वीडियोस बनाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि हमारा जो सपना है हर एक बच्चे तक पहुंचने का पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो साकार हो सके। तो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन, और अपने दोस्तों को भी बोलना आगे शेयर करने के लिए। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।